हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। और पीछे मुना आपने है ना साइंस की साइटोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी। और वहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले अपने जैसे बात की थी कि कोशिका यदि बात करें उसकी खोज किसने की थी, है ना। और कैसी कोशिकाओं को देखा, डेड सेल को देखा था जी, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर अपने बात की थी जी क्या भाई, अपने सेल ऑर्गेनली पढ़े थे, उसमें अपने सेल वाल क्या होती है, कोशिकाओं का विभाजन पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी होती है, उसमें कौन से सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो सारी बातें अपने कर चुके हैं जी। ठीक है, आज अपने बात करेंगे उसमें सबसे आगे सबसे पहले जैसे बात करें तो वहां पे अपने क्या क्या पढ़ लिया था जी सेल ऑर्गेनली में। तो आप बोलोगे जी एक तो पढ़ लिया था अपने क्या भाई, सेल वाल पढ़ लिया था यानी कोशिका भित्ति पढ़ ली थी जी। दूसरा अपने बात करें तो क्या, तो आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था यानी कोशिका झिल्ली पढ़ ली थी जी। वो किसकी बनी होती है, क्या काम आती है ना, वो सारी बातें अपने कर ली थी जी। ठीक है, उसकी नेचर कैसी होती है, तो आप बोलोगे जी सेमी पेरिएबल होती है यानी अर्धपारगम्य होती है। वो सारी बातें अपने कर चुके हैं जी। आज अपने आगे बात करेंगे मुना सेल ऑर्गेनली ही पढ़ेंगे, यानी अपने क्या कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे उनमें नेक्स्ट यदि बात करें तो अपना आता है जी कौन सा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा आता है भाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया आता है जी, यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया यदि बात करें। देखो अब माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो देखो सबसे पहली चीज माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या, तो आप बोलोगे जी ये क्या है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है अभी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या एनर्जी हाउस ऑफ ए सेल। ठीक है ना, यानी कोशिका का क्या बोलते हैं भाई, शक्ति ग्रह बोला जाता है जी। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा आप बोलोगे जी ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो क्या होता है जी, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में यदि बात करें तो ये क्या होता है जी, अब्सेंट होता है। ठीक है, अपने पहली क्लास में भी ये बात कर चुके हैं जी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो आप बोलोगे जी प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है अभी। देखो नेक्स्ट अपने बात करें जी, अच्छा माइट्रोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन आरबीसी। अच्छा नेक्स्ट अपने बात करें, देखो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि न्यूक्लियस की जब बात की थी, है ना, यानी केंद्रक की बात की थी, तो वहां पे भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आरबीसी की जो सेल होती है यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है जी, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जी आपको कि आरबीसी की जो सेल्स होती हैं वहां पे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, अब्सेंट होता है जी। क्या होता है, अब्सेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करें तो आप बोलोगे जी सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कि कौन से कोशिकांग की उत्पत्ति हुई थी, है ना, यानी इट इज फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनली, यानी आप बोलोगे जी सबसे पहले जिस कोशिकांग की उत्पत्ति हुई थी वो कौन सा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया ही था जी। कौन सा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बात क्लियर है। सबसे पहली चीज आपको क्या बताई मैंने आपको, इसे क्या कहते हैं जी, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या बताया जी कि ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो क्या होता है मुना, तो आप बोलोगे जी अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है जी। ठीक है, और आरबीसी की जो सेल होती है उनके अंदर मुना ये क्या होता है, तो आप बोलोगे जी अब्सेंट होता है जी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले यदि बात करें कौन सा सेल ऑर्गेनली की ओरिजिनेटेड हुआ था, यानी आप बोलोगे जी कौन से कोशिकांग की उत्पत्ति हुई थी, तो आप बोलोगे जी किसकी, माइट्रोकॉन्ड्रिया की हुई थी। ठीक है, बात क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा यदि आपसे पूछ ले, यानी आप बोलोगे जी सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो क्या बताया था आपको, न्यूक्लियस बताया था जी। क्या बताया था, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कंटिन्यू रखते हैं अपने। क्या है, ये है जी, देखो अब अपने बात करें जी, देखो क्या है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनली। देखो सबसे बड़ा यदि अपने बात करें मुना, तो आप बोलोगे जी सबसे बड़ा क्या बताया था मैंने आपको, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जी माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग आपसे पूछे तो क्या बताओगे जी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है जी। और दूसरा सबसे बड़ा आपसे पूछ ले कोशिकांग कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनली कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जी कौन सा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। यहां तक बात क्लियर है सभी को। चलो अच्छा नेक्स्ट बात करें जी, देखो अब माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर मुना क्या होता है, तो आप बोलोगे जी खुद का डीएनए होता है। ठीक है, खुद का क्या होता है, डीएनए। और वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे जी सर्कुलर होता है और सिंगल हेलिक्स होता है, यानी वर्ताकार होता है। और कैसा होता है जी, एकल कुंडलित होता है भाई। कैसा होता है, एकल कुंडलित होता है जी। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं जी, आप बोलोगे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे जी 70s टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, 70s टाइप होते हैं भाई। ठीक है,
चलो अच्छा, मैंने आपको बताया था, देखो क्या बताया था, दिस इज वाई माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोटिक सेल। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया की तुलना किसके साथ करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ करते हैं। क्यों करते हैं, तो मैंने आपको रीजन बताया था, क्या बताया था, क्योंकि सर क्या होता है, डीएनए होता है सेम एज किसकी तरह, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। कैसा होता है अभी, तो आप बोलोगे जी सर्कुलर होता है, और साथ में क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। और राइबोसोम्स भी कौन से पाए जाते हैं जी, दोनों के अंदर 70S टाइप पाए जाते हैं। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है मुना, तो आप बोलोगे जी प्रोकैरियोटिक सेल के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं भी, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल विद इन ए सेल कहते हैं भाई, यानी कोशिका के अंदर कोशिका बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो जी प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, आप बोलोगे जी खुद का डीएनए है ना, और क्या, और वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर्कुलर और सिंगल हेलिक्स होता है, और 70S राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो अपने क्या बोल सकते हैं जी, ये सेल विद इन ए सेल है, यानी कोशिका के अंदर ही क्या है, एक कोशिका है एक प्रकार की, ठीक है। बात क्लियर है जी। अच्छा नेक्स्ट यदि बात करें तो क्या आप बोलोगे जी इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेल, ठीक है। यानी आप किसे बोलोगे, आप बोलोगे जी ये इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है। अभी क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्यों बोला जाता है, तो देखो मैंने आपको बता दिया, देखो इसके अंदर खुद का मुना क्या होता है, डीएनए होता है, और साथ में राइबोसोम वगैरह भी होते हैं। तो आधे से ज्यादा जो काम होता है ना मुना, आधे से ज्यादा काम ये स्वयं कर लेता है अपना, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। सेल की क्या बोल देते हैं जी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा काम स्वयं सल्टा लेता है भाई। क्यों सल्टा लेता है, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डीएनए भी होता है इसके पास, और साथ में राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेल भी कहते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें जी, देखो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है भाई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यानी दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया जी कि सिंगल जो मेम्ब्रेन युक्त हैं वो कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन युक्त हैं वो कौन से कोशिकांग हैं, और जो झिल्ली रहित होते हैं वो कौन से हैं जी, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में अपने एक साथ कर लिया जी, कि साथ साथ में यहाँ पे भी अपने देखते रहेंगे जी। और वहां पे मैंने स्टार्टिंग में एक साथ लिखवा दिया था कि डबल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं जी, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, और आप बोलोगे जी झिल्ली रहित, यानी आप बोलोगे मेम्ब्रेन लेस कौन से होते हैं, ठीक है, यानी झिल्ली रहित कौन से होते हैं, वो सारे एक साथ अपने पहली क्लास में बता दिया था आपको। चलो नेक्स्ट बात करें जी, देखो ये क्या होता है, आप बोलोगे जो आउटर मोस्ट क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, किसकी, आप बोलोगे क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया की। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया मैंने बताया जी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी दो झिल्लियां पाई जाती हैं जी। उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे जी किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। और एक जगह और बताया था मैंने आपको, लिपोप्रोटीन की क्या बनी होती है, तो आप बोलोगे जी केंद्रक झिल्ली जो होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सर किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, बताया था मैंने आपको ये। चलो नेक्स्ट बात करें, देखो जी एनिमल सेल में इसे क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी क्रिस्टी कहते हैं। और प्लांट सेल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे जी ट्यूबुली कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुली, ठीक है। यानी जो बाहरी जो झिल्ली होती है मुना, किसकी, माइट्रोकॉन्ड्रिया की, उसे एनिमल सेल में तो अपने क्या कह देते हैं, तो आप बोलोगे जी उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिस्टी कहां पे पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे पाए जाते हैं जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। जो बाहरी झिल्ली होती है उसी को मुना क्या कहते हैं एनिमल सेल में इसे, तो आप बोलोगे जी क्रिस्टी कहते हैं। जबकि प्लांट सेल में यदि बात करें तो उसे क्या कह देते हैं भाई, ट्यूबुली कह देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आप बोलोगे जी इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है। देखो आप काम की बात करें तो आप बोलोगे जी फंक्शन क्या है इसका, तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, यानी आप बोलोगे कोशिकीय श्वसन जो होता है मुना, कोशिकीय श्वसन जो होता है उसमें क्या करते हैं, देखो ये कोशिकीय श्वसन जो होता है वो कहां पे होता है, तो आप बोलोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जी। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है मुना, तो देखो मैं आपको बताऊं, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आप बोलोगे जी जो अपने भोजन में अपने तीन चीजें प्राप्त करते हैं, देखो क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है मुना। क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो आप बोलोगे जी कार्बोहाइड्रेट होती है ना, और क्या प्राप्त करते हैं जी, तो आप बोलोगे जी प्रोटीन होती है ना, कार्बोहाइड्रेट और साथ में क्या, तो आप बोलोगे जी प्रोटीन और क्या, तो आप बोलोगे जी वसा। तीन मेन एलिमेंट प्राप्त होते हैं जी अपने को। इसके अलावा मुना वाटर भी प्राप्त होता है, आप बोलोगे जी खनिज लवण वगैरह भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, और विटामिन वगैरह भी मिलते हैं भोजन से हमें। अच्छा जो मेन एलिमेंट है मुना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलते हैं। अब देखो
जब इसका डाइजेशन होता है ना मुना, डाइजेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूट जाता है, तो आप बोलोगे जी ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है, फाइनली ग्लूकोज में। और प्रोटीन किस में टूटते हैं, तो आप बोलोगे जी एमिनो एसिड में। किस में टूटते हैं भाई, एमिनो अम्ल में टूटते हैं जी, एमिनो एसिड्स के अंदर टूटते हैं, ठीक है। और जो वसा की बात करें तो ये किस में टूटते हैं जी, फैटी एसिड्स में। फैट्स यदि बात करें तो फैटी एसिड्स में, यानी वसीय अम्ल में टूटते हैं जी। अब होता क्या, देखो जब आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन 4 पार्ट में कंप्लीट होता है मुना, ठीक है। अब जो चौथा पार्ट होता है ना मुना, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन, वहां पे क्या होता है, जब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है ना, तो ये ग्लूकोज जो होता है तो वहां पे क्या कैब्स चक्र, और वहां पे बात करेंगे जी ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र होता है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 पार्ट होते हैं जी। तो वहां पे जो ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र होता है, वहां पे क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही अपने प्रवेश करते हैं ना ये सारी चीजें, तो वहां पे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी इसको क्या मिलती है जी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो ग्लूकोज होता है ये किस में टूट जाता है, तो आप बोलोगे जी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस साथ में क्या मिलती है जी, एटीपी। यानी क्या मिलती है हमें, एटीपी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी की एक फॉर्म है जी। क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। बात क्लियर है भाई, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आप बोलोगे जी एनर्जी मिल रही है, कहां पे मिल रही है अपने को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एनर्जी मिल रही है तो उसी से अपने क्या करते हैं मुना, कोई भी काम वाम करते हैं जी, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल कह देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रीजन अपने आगे बात करेंगे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो वहां पे अब आपको पता चल गया जी पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं जी इसे, यानी कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहते हैं। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या मिलती है, अपने को एनर्जी मिलती है जी, ठीक है। बात क्लियर है, देखो यानी सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जी। और सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण यहाँ पे सेल के अंदर होने के कारण क्या होता है, एरोबिक होता है, मैंने आपको बता दिया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जी। और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूट जाती है, तो आप बोलोगे जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस साथ में क्या मिलती है अपने को, एटीपी, यानी ऊर्जा की फॉर्म मिलती है जी। आगे अपने बात करेंगे टोटली कितनी मिलती है, 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है जी, ठीक है। अब ये क्या है जी, ऊर्जा मिलती है यहाँ पे, इस फॉर्म में अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उसी से अपने काम वाम करते हैं, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप बोलोगे जी पावर हाउस ऑफ ए सेल बोला जाता है, यानी कोशिका का क्या बोलते हैं भाई, शक्तिगृह कहा जाता है, ठीक है। देखो अच्छा, अब ये जो एटीपी है ना, तो इसे क्या कह देते हैं भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कह देते हैं, यानी कोशिका की क्या, देखो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की क्या मुद्रा, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा की संग्रहार कह देते हैं, ठीक है। अब जिस फॉर्म में अपने को करेंसी मिलती है जी, जैसे अपने रुपया है, ठीक है, तो वो क्या अपनी एक करेंसी है, ठीक है ना, वो क्या अपनी करेंसी। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, तो आप बोलोगे जी एटीपी की फॉर्म में मिल रही है। तो इसीलिए इसे क्या कह देते हैं जी, आप बोलोगे जी इसे कह देते हैं क्या, ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा कह देते हैं जी, ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा कह देते हैं, यानी करेंसी ऑफ एनर्जी कह देते हैं, या फिर इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा की संग्रहार, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को। चलो नेक्स्ट बात करें जी, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो सबसे पहले ऑब्जर्व किसके द्वारा किया गया था, यानी उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो आप बोलोगे जी कोलिकर जी ने देखा था। किसने देखा था, कोलिकर ने, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, यानी किसके द्वारा देखा गया था जी माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आप क्या बोलोगे, कोलिकर के द्वारा देखा गया था जी। और किसके अंदर देखा गया था, तो आप बोलोगे जी सेल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी आप बोलोगे जी क्या होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी सेल के अंदर अपने सबसे पहले क्या देखा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया। और किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था जी, तो आप बोलोगे कोलिकर के द्वारा, ठीक है। क्लियर है जी। दूसरा देखो जी, डिस्कवरी की आपसे पूछ ले, यानी खोज किसके द्वारा की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप बोलोगे जी किसके द्वारा, आल्टमान और साथ में क्या, फ्लेमिंग मिलेगा आपको, ठीक है। किसके द्वारा, तो आप बोलोगे जी आल्टमान और फ्लेमिंग के द्वारा। अब कई बार ऑप्शन में आपको सिर्फ आल्टमान मिलता है तो वो भी ठीक है जी, ठीक है। बात क्लियर है। यदि आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछे तो आप क्या बताओगे, आल्टमान के द्वारा। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया या किसके द्वारा देखा गया जी, तो आप क्या बताओगे, कोलिकर, ठीक है। किसके अंदर देखा गया, तो आप बोलोगे जी सेल ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर, यानी इंसेक्ट्स की जो सेल्स होती हैं आप बोलोगे उनके अंदर सबसे पहले कोशिका को ऑब्जर्व किया गया था जी। किसके द्वारा, कोलिकर के द्वारा, ठीक है जी। फिर अपने बात करें, देखो बेंसले और होर, ठीक है। बेंसले और होर ये 2 साइंटिस्ट थे मुना, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लीवर सेल के अंदर, यानी जो अपना यकृत होता है मुना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था, यानी उससे अपने क्या कर दिया था जी, लीवर सेल से अलग कर दिया था, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये श्रेय किसको जाता है, यानी सेल से अलग करने का माइटोकॉन्ड्रिया को श्रेय किसको जाता है, तो आप बोलोगे जी ये जाता है किसको, बेंसले और होर को जाता है, ठीक है। अपने थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं मुना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं अपने से, ऑब्जर्व किसने किया, दूसरा आप बोलोगे जी खोज किसके द्वारा की गई, तीसरा यदि आपसे पूछे
कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आइसोलेट किसके द्वारा किया गया था, आइसोलेट किसके द्वारा किया गया था, यानी अलग किससे किया था, सेल से, तो आप बोलोगे जी किसके द्वारा किया गया था, बेंसले और होर के द्वारा किया गया था जी। ठीक है, बात क्लियर है जी आपको सभी को, ठीक है। अच्छा, फिर अपने बात करें, देखो नेक्स्ट अपने बात करें जी, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को यदि नाम वगैरह का आपसे पूछे, ठीक है, देखो अगले स्लाइड पे चलते हैं अपने। माइटोकॉन्ड्रिया यदि नाम की बात करें तो देखो ये सब चीजें आती हैं जी अपने पास। आपसे पूछ ले कि टर्म्स रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या नाम दिए गए जी और किस किस के द्वारा दिया गया। देखो सबसे पहले बात करें मुना, फ्लेमिंग ने इसे नाम क्या दिया था, तो आप बोलोगे जी फिला नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फिला। ठीक है, आपसे पूछे फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या नाम दिया गया था, सबसे पहले फिला नाम दिया था जी। ठीक है, बाद में मुना आल्टमान के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया था, तो आप बोलोगे जी बायोप्लास्ट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भाई, बायोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा बेंडा ने इसे क्या नाम दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोलोगे जी सी बेंडा, और आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा, तो आल्टमान और फ्लेमिंग। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, कोलिकर जी ने इसे क्या नाम दिया था, तो आप बोलोगे जी क्या नाम दिया था, सैक्रोसोम। क्या नाम दिया था भाई, सैक्रोसोम। ठीक है, तो देखो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग नाम दिया गया इसका। देखो फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था इसका, तो आप बोलोगे जी फिला, और आल्टमान ने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। यदि आपसे पूछ ले सी बेंडा ने क्या नाम दिया था, तो आप बोलोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया, और कोलिकर ने क्या नाम दिया था, तो आप बोलोगे जी सैक्रोसोम। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है अपने कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आप किसे बताओगे जी, सी बेंडा के द्वारा। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया मुना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सबसे पहले यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जी, यानी कोशिकीय श्वसन होता है, उससे अपने को क्या मिलती है, एटीपी। एटीपी यानी ऊर्जा मिलती है जी, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और एटीपी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे जी ऊर्जा की मुद्रा या संग्रह बोलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है जी। ठीक है, अच्छा फिर अपने बात करें जी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होती है, एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अपने बात करें जी क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसमें समय का क्या पाया जाता है, डीएनए। अब मैंने न्यूक्लियस के अंदर आपको अच्छे से बात की थी, अपने पिछली क्लास में अपने अच्छे से बात की थी कि डीएनए जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर, और दूसरा कहाँ, तो आप बोलोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और तीसरा कहाँ बताया था, तो आप बोलोगे जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर भाई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी इसीलिए समय का डीएनए पाया जाता है, और राइबोसोम भी कैसा होता है, 70s टाइप, और डीएनए होता कैसा है, सर्कुलर, और क्या होता है, सिंगल हेलिक्स यानी एकल कुंडलित होता है, सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, इसलिए इसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ करते हैं भाई, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेल विद इन ए सेल कहते हैं भाई। ठीक है ना, यानी कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं भाई। ठीक है, फिर अपने बात कीजिए क्या, और इसे किस नाम से, तो आप बोलोगे सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है, इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि खुद का डीएनए होता है, तो आधे से ज्यादा काम ये समय सल्टा लेता है जी। ठीक है, इसलिए क्या कह देते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस बॉडी कह देते हैं भाई। ठीक है, फिर अपने बात कीजिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी जो बाहरी झिल्ली है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया जी एनिमल सेल के अंदर तो इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, और प्लांट सेल के अंदर इसे क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी ट्यूबुली कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुली। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सारी बातें क्लियर है अभी, और नाम किस 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 द्वारा क्या क्या दिया गया, तो फ्लेमिंग के द्वारा फिला दिया गया जी, आल्टमान के द्वारा क्या नाम दिया गया, तो आप बोलोगे जी बायोप्लास्ट दिया गया, और ये जो अपने है ना सी बेंडा, इसके द्वारा क्या दिया गया जी, माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट यदि बात करें मुना किसके द्वारा, तो आप बोलोगे जी कोलिकर के द्वारा क्या नाम दिया गया, सैक्रोसोम नाम दिया गया। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तो कोलिकर जी ने किया था, किसके अंदर, इंसेक्ट की सेल के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्लियर हो गया होगा जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी। आगे बात करते हैं जी अपना अगला जो सेल ऑर्गनली है वो कौन सा मुना, तो आप बोलोगे जी राइबोसोम्स। किसकी बात करते हैं अपने, राइबोसोम्स की बात करते हैं जी। देखो राइबोसोम्स की बात करें तो आप बोलोगे जी, देखो सबसे पहले यदि अपने बात करें राइबोसोम्स की, तो आपको पूछा जाता है जी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, यानी खोज किसके द्वारा की गई राइबोसोम की। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताओगे जी, देखो राइबोसोम की खोज की थी मुना किसने, पेलाडे ने। किसके द्वारा की गई थी भाई, पेलाडे। राइबोसोम की खोज यदि आपसे पूछ ले तो किसके द्वारा, तो आप बोलोगे जी पेलाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई, पेलाडे। ठीक है सर। दूसरा यदि बात करें तो ये देखो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है भाई, यानी झिल्ली रहित होता है, इसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता। स्टार्टिंग की क्लास में अपने बात कर चुके हैं ये सारी बातें, लेकिन मैं साथ साथ सेल ऑर्गनली के साथ साथ बता रहा हूं आपको। क्यों, क्योंकि अपने दोबारा से रिवीजन हो चीजें। और मैंने आपको बताया देखो क्या होता है ना, रीडिंग हैबिट जितनी ज्यादा आपकी होगी ना,
यानी जितनी बार आप चीजों को पढ़ोगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग हैबिट होगी उसी तरीके से अपना माइंड ऑब्जर्व कर लेता है चीजों को, ठीक है। इसलिए अपने क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बार चीजों को रीड करते रहें, और कोई टॉनिक नहीं होता जी, और कोई दवाई नहीं होती किसी चीज को याद रखने की, ठीक है। बात क्लियर है अभी? चलो, तो मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जी मेम्ब्रेनलेस होता है भाई। नेक्स्ट अपने बात करें तो आप बोलोगे जी स्मॉलेस्ट क्या है, सेल और गल्ली, यानी सबसे छोटा कोशिकांग है भाई। अब मैंने आपको बताया सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, न्यूक्लियस। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा, तो आप बोलोगे जी राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। बात क्लियर भाई? चलो आगे बात करें, देखो इसे और क्या कहा जाता है जी, तो आप बोलोगे जी इसे कहते हैं यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है ना, यानी सार्वत्रिक घटक कहा जाता है। सार्वत्रिक घटक का मतलब होना जो सभी जगह पाया जाता है, कोशिका का सार्वत्रिक घटक कहते हैं, यानी जो सभी जगह पाया जाता है। अरे देखो आप बोलोगे जी ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, तो सभी जगह तो पाया जाता है जी, सीधी सी बात है, दोनों सेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए क्या कह देते हैं इसे, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल भी कह देते हैं जी, ठीक है। अच्छा, पाया कहां कहां जाता है जी, यदि अपने यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कहां कहां पाया जाएगा, तो आप बोलोगे जी साइटोप्लाज्म, जो अपना होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रेजेंट होता है जी। कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जी ये होता है कौन सा, 70s टाइप। कौन सा होता है, 80s, ठीक है, सॉरी भाई, कौन सा होता है, 80s टाइप होता है जी। दूसरा कहां पे होता है, तो आप बोलोगे जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे कौन सा होता है जी, 70s टाइप। अब ये एस कौन से होते हैं मैं आपको बात बताऊंगा जी। देखो फिर अपने बात करें जी और कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कहां पे भी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, वहां पे भी कौन सा होता है जी, 80s टाइप होता है। कौन सा होता है, 80s टाइप, ठीक है। तो देखो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो कहां का पाया जाता है जी राइबोसोम, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में कहां का पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव्य में जी। और कहां पे बताओगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कौन से होते हैं, 70s टाइप। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, वहां पे भी कौन से होते हैं जी, 80s टाइप होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है अभी? चलो आगे बात करें, देखो मुना ह्यूमन सेल की बात करें ना, यानी मानव कोशिका की बात करें तो आप बोलोगे जी वहां पे 10,000 से ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। करीबन कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 10,000 से भी ज्यादा होते हैं जी। जबकि आप बोलोगे जी बैक्टीरियल सेल की बात करें, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है मुना, बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका की बात करें तो क्या है, एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है। कल क्लासिफिकेशन क्या था यहाँ पे, एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, बैक्टीरियल सेल और ग्रीन, आप क्या बोलोगे जी, क्या आप बोलोगे जी, क्या नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दोनों को किसमें रखा गया जी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि अपने बात करें एल्गी और आप क्या बताओगे, शैवाल यानी, है ना, दूसरा फंगी यानी कवक, तीसरा यानी आप बोलोगे जी प्लांट सेल, और चौथा एनिमल सेल, इस सभी को किसमें रखा गया जी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो देखो अब अपने बात करें ह्यूमन सेल के अंदर तो कितने होते हैं, 10,000 से भी ज्यादा। जबकि बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु सेल की बात करें तो वहां पे कितने होते हैं, 1000 प्रति सेल के करीबन होते हैं, यानी एक सेल में करीबन कितने होते हैं, 1000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं जी, ठीक है। बात क्लियर अभी? अच्छा, अब अपने बात करें मुना, देखो राइबोसोम्स जो होते हैं ना मुना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, ठीक है। अब वो दो टाइप के कौन से होते हैं जी, तो आप बोलोगे जी एक तो होता है कौन सा, 70s, और दूसरा अपना कौन सा होता है जी, 80s। एक तो होता है जी कौन सा, 70s, और दूसरा आप बात करोगे जी कौन सा होता है, 80s, ठीक है। राइबोसोम्स यदि बात करें आपसे पूछे तो आप बोलोगे जी दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं, देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। एक तो होता है जी कौन सा 70s टाइप, और दूसरे कौन से होते हैं जी, 80s टाइप, ठीक है। देखो अब ये एस क्या है, देखो अब जो स्वेडबर्ग जी, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया था जी, ठीक है। दूसरा एस का मतलब क्या होता है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है भाई। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे जी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और स्वेडबर्ग जी ने इनका क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था जी, दो भागों में बांटा था। कौन सा, 70s और 80s, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अब इनकी सब यूनिट ध्यान रखना है जी, आपको क्या ध्यान रखना है, सब यूनिट, यानी उप इकाइयां यदि बात करें तो 70s में कौन सी होती है जी, तो आप बोलोगे 50 और 30। क्या होती है, 50 और 30। अब ना कई बच्चे जैसे एडिशन वगैरह मत कर लेने लग जाना कि आप बोलोगे जी 50 और 30 तो 80 हो गए, ठीक है। ये इसकी सब यूनिट होती है जी, क्या होती है, सब यूनिट होती है राइबोसोम्स के, ठीक है। तो क्या हो गया जी, 70s की कौन सी होगी, 50 और 30। जबकि 80s की बात करें तो मुना क्या होती है, तो आप बोलोगे जी 60 और 40 होती हैं। क्या होती हैं, 60 और 40। ये लो जी, ठीक है। अब आपको क्लियर है सारी चीजें। फिर अपने नेक्स्ट बात करें जी, देखो राइबोसोम्स की दो सब यूनिट आपस में किससे जुड़ी होती है, देखो अब ये दो सब यूनिट हो गई जी। जैसे 70s में क्या है, 50 और 30, और 80s में क्या है, तो आप बोलोगे जी 60 और 40। अब ये दोनों जो सब यूनिट होती हैं ये किससे जुड़ी होती हैं आपस में,
तो आप बोलोगे जी मैसेंजर आरएनए से। किससे जुड़ी होती हैं? मैसेंजर आरएनए से। कल अपने बात कर ली आरएनए कितने टाइप के होते हैं जी, है ना, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, और वहां पे क्या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, वो सब बातें अपने कर चुके हैं जी, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ी किससे होती है? तो आप बोलोगे जी किससे जुड़ी होती है? एमआरएनए से जुड़ी होती है जी। अच्छा, इसका काम क्या होता है मुन्ना? राइबोसोम का क्या काम क्या होता है? तो आप बोलोगे काम होता है जी क्या? प्रोटीन मेकिंग का। क्या होता है? प्रोटीन मेकिंग का काम होता है, यानी प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं जी, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं भाई, ठीक है। यानी प्रोटीन निर्माण कारखाना कहा जाता है किसे? राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसीलिए क्या कहते हैं भाई? तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन निर्माण कारखाना कहते हैं भाई, है ना, कोशिका का प्रोटीन निर्माण कारखाना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ जुड़े होते हैं ना, तो उन्हें अपने क्या कह देते हैं जी? पोलिसोम्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पोलिसोम्स, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को? अच्छा, और क्या कहते हैं जी राइबोसोम्स को? तो आप बोलोगे इसे पैलाडे ग्रेनुअल्स भी कहा जाता है, पैलाडे के कण भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पैलाडे के कण, ठीक है, क्योंकि पैलाडे जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए क्या कह देते हैं? इसे पैलाडे के कण भी कह देते हैं जी। बात क्लियर है राइबोसोम्स के बारे में सभी को? चलो दोबारा देखो, मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है राइबोसोम्स के बारे में। तो आप बोलोगे जी राइबोसोम्स यदि बात करें खोज किसके द्वारा भी, तो आप बोलोगे जी राइबोसोम्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? पैलाडे के द्वारा, ठीक है जी। दूसरा यदि बात करें, क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी कोशिकांग सॉरी झिल्ली वगैरह इसके चारों ओर नहीं पाई जाती, ठीक है। फिर अपने बात करें क्या जी? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनरी है, यानी सबसे छोटा कोशिकांग है जी। सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया था जी। चलो फिर अपने बात करें जी, उसे और किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का सार्वत्रिक घटक कहते हैं जी, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कंपोनेंट कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में कहां पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे जी कहां? एक तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ज्यादा पाए जाते हैं, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और तीसरा कहां पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यानी खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका पे ज्यादा पाए जाते हैं जी, ठीक है। अच्छा, फिर अपने बात करें ह्यूमन सेल में लगभग कितने होते हैं? तो 10,000 से भी ज्यादा होते हैं जी। और बैक्टीरियल सेल यानी जीवाणु कोशिका में बात करें तो एक कोशिका में लगभग कितने होते हैं? 1000। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलोगे जी दो टाइप के, कौन से? 70s और 80s जी। सब यूनिट क्या क्या होती है? तो 70 की क्या होगी जी? 50 और 30, और 80 की क्या होगी? तो आप बोलोगे 60 और 40। ये एस क्या? तो मैंने आपको बता दिया जी, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? स्वेडबर्ग जी के द्वारा, ठीक है जी। राइबोसोम की दो सब यूनिट आपस में किससे जुड़ी होती है? तो आप बोलोगे जी एमआरएनए से जुड़ी होती है। और फंक्शन क्या होता है इसका? तो आप बोलोगे जी प्रोटीन निर्माण का, है ना, यानी कोशिका का, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का प्रोटीन निर्माण कारखाना भी बोलते हैं जी। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में क्या जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं? पोलिसोम्स कह देते हैं, ठीक है। और इसे और किस नाम से जानते हैं भाई? तो आप बोलोगे जी इसे कह देते हैं क्या? इसे पैलाडे ग्रेनुअल्स भी कह देते हैं, यानी पैलाडे के कण भी कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को राइबोसोम्स के बारे में? क्लियर है अभी? चलो, आपको समझ में आ गया होगा शायद सारी चीजें। आगे बात करते हैं जी, आगे बात करते हैं जी अपना कौन सा है सेल ऑर्गेनली? तो आप बोलोगे लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं जी। देखो लाइसोसोम यदि बात करें मुना लाइसोसोम की बात करें तो आप बोलोगे जी देखो लाइसोसोम यदि बात करें ना, तो ये क्या होते हैं मुना? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं भाई। यानी इसके चारों ओर कैसी झिल्ली पाई जाती है? सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल झिल्ली पाई जाती है जी, ठीक है। बात क्लियर है पहली सभी को? चलो दूसरा मुना, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे जी इसे सुसाइडल बैग कह देते हैं, ठीक है, यानी आत्मघाती थैली कहते हैं जी। और क्या कहते हैं? सेक्वेंजर्स ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका के अपघटक कहते हैं भाई, ठीक है। और क्या कहते हैं जी? एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? डिस्पोजल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मैं आगे अपने बात करेंगे जी, है ना, क्यों कहते हैं सारी चीजें। तो किस किस नाम से जाना जाता है जी लाइसोसोम को? तो आप बोलोगे जी क्या? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेक्वेंजर्स ऑफ सेल, एटम बॉम्ब ऑफ सेल, या फिर डिस्पोजल ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली जी। और क्या कहते हैं? अपघटक, कोशिका के अपघटक कहते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं, और डिस्पोजल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं जी, ठीक है। फिर अपने बात करें जी, देखो डिस्कवरी यानी खोज किसके द्वारा की गई थी इसकी? तो आप बोलोगे जी खोज किसके द्वारा की गई थी? डी डुवे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी भाई? डी डुवे के द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था, ये सब अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपनी बात ध्यान से सुनना मुना, इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं मुना। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, जिनका पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? तो आप बोलोगे जी 4 से 5 होता है। कितना होता है? 4 से 5 के बीच में इनका पीएच वैल्यू होता है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इनका पीएच वैल्यू कितना? तो आप बोलोगे जी 4 से
5 होता है। ठीक है, अच्छा इनका काम क्या होता है जी लाइसोसोम का? लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो आप एक तो बोलोगे जी जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, यानी जो अपनी बॉडी के लिए क्या होते हैं भाई, यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी जो भी अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब क्या बना, तो आप बोलोगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है या फिर जम्स है, यानी आप कीटाणु बोल सकते हो, ठीक है, तो जीवाणु और कीटाणु जो अपनी बॉडी के लिए क्या यूजफुल नहीं है, उन सभी को क्या कर देती है मुना, मार देता है जी। कौन? लाइसोसोम। कौन करता है ये काम? लाइसोसोम करता है जी। दूसरा क्या काम करता है, तो आप बोलोगे जी क्या, इन इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाता है, यानी कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे जी पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है जी। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, लाइसोसोम करता है जी। ठीक है, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल में यदि बात करें तो क्या होते हैं जी, एब्सेंट, मैंने वहां पे स्टार्टिंग में लिखवा दिया था जी। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स कहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान से सुनना मुना, सबसे ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं कहां, डब्ल्यूबीसी के अंदर। कहां पे पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो क्या, लीवर में मुना क्या होती है, कफर सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, कफर सेल्स, वहां पे भी लाइसोसोम पाए जाते हैं जी। और कहां, किडनी के सेल के अंदर पाए जाते हैं जी। पैनक्रियाटिक सेल, यानी आप बोलोगे जी क्या, अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पे भी लाइसोसोम होते हैं। और स्प्लीन, यानी जो अपना प्लीहा होता है वहां पे भी जी क्या होते हैं, ये जो आप बोलोगे लाइसोसोम पाए जाते हैं जी। और कहां पे पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे जी क्या, बोन्स जो है ना, बोन्स की जो ओस्टियोप्लास्ट सेल होती है। अब बोन्स यानी हड्डियां जो होती हैं एक प्रकार के क्या होते हैं ना, टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अपने टिश्यू में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, 4 प्रकार के होते हैं जी। एपिथेलियम टिश्यू है ना, यानी उपकला उत्तक। दूसरा अपने बात करें जी क्या, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। और चौथा अपने बात करें तो क्या, तो आप बोलोगे जी क्या, ये जो अपने न्यूरल टिश्यू होते हैं, ये सारे के सारे अपने बात करेंगे टिश्यूज के चैप्टर के अंदर। तो बोन्स क्या होती है, तो आप बोलोगे जी एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उनके अंदर कौन सी सेल होती है, तो आप बोलोगे ओस्टियोप्लास्ट सेल होती है जी। कौन सी होती है, ओस्टियोप्लास्ट। अब सेल आप बोलोगे जी टिश्यू किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जी, यानी कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। लेकिन उन जो बोन्स की जो सेल्स होती हैं, ओस्टियोप्लास्ट सेल बोलते हैं जिन्हें, उनके अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जी। ठीक है, तो लाइसोसोम कहां कहां पाया जाता है ये अपने बात कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं मुना। नेक्स्ट यदि बात करें, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर के टाइम पे देखो अपनी बॉडी के अंदर बुना जो भी आप डिजीज वगैरह होती है, तो वहां पे डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम। अब डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है जी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, एक्टिव करता है, यानी सक्रियता को बढ़ाता है। और आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है जी उससे। लेकिन ये जो ब्लड कैंसर है ना मुना, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे जी क्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो लाइसोसोम है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे जी। क्या हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव। ठीक है, एक्सेप्शन है मुना, ये ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट यदि बात करें, आरबीसी की बात करें, देखो अब आरबीसी में मैंने आपको 3 चीजें बता दी, यहाँ पे तो 2 ही लिखी हुई ना, 3 चीजें मैंने आपको बता दी। क्या नहीं होता जी, न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता जी। और तीसरा आप ध्यान रखना जी, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या नहीं होते जी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। दूसरा आप बोलोगे जी क्या, आप बोलोगे जी माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। और तीसरा लाइसोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता जी। ठीक है, अब लाइसोसोम जो होते हैं ना, उनका निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो देखो लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी जो अपनी बॉडी के अंदर जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, यानी कोशिका के अंदर कोशिकांग है ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी कोय, अपने आगे बात करेंगे जी इसकी। इनका जब क्या होता है ना, ब्रेक डाउन होता है, यानी जब ये टूटते हैं तो उन्हीं से किसका निर्माण होता है जी, लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम्स का निर्माण होता है जी। ठीक है, बात क्लियर अभी सभी को। चलो नेक्स्ट बात करें मुना, प्लांट सेल्स जो होती है ना, प्लांट सेल्स, उनके अंदर लाइसोसोम्स की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पे राइबोसोम्स लिखा हो मुना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना, करेक्शन करना। ठीक है ना, क्या होता है जी, यहाँ पे राइबोसोम्स की जगह क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम है जी। तो यानी जो आपकी प्लांट सेल होती है वहां पे लाइसोसोम की संख्या क्या होती है, कम होती है। आगे अपने बात करेंगे क्या, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे, सूक्ष्म नलिकाओं की बात करेंगे, वहां पे 3 को आप पढ़ोगे क्या, स्फेरोसोम्स है ना, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स। तो वहां पे जो स्फेरोसोम्स होते हैं ना मुना, वो लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर ही होते हैं जी, वो एनिमल सेल के अंदर तो होते ही नहीं है। तो अपने आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, तो वहां पे आप बोलोगे जी प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम की संख्या क्या होती है, कम। तो इसीलिए अब लाइसोसोम का काम क्या होता है मुना, तो आप बोलोगे इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाना, यानी अंतरकोशिकीय पाचन करवाना। तो वो काम फिर प्लांट सेल के अंदर कौन करेगा, स्फेरोसोम्स करते हैं जी। क्या करते हैं, कौन करते हैं, स्फेरोसोम्स करते हैं। ठीक है, आगे अपने बात करेंगे इसके बारे में। तो लेकिन एक बार यहाँ पे आप ध्यान रखना कि प्लांट सेल जो होती है, यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं, वहां पे लाइसोसोम की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है जी। ठीक है, ये सब बातें आपको क्लियर है जी, लाइसोसोम के बारे में पता चल गया।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं जी अपने अगले कोशिकांग के। देखो अगला अपना बात करते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं जी। देखो अब यदि बात करें ना अंतःप्रद्रवी जालिका की, तो आप क्या बताओगे जी? देखो ये कहां पे होती है? देखो क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नमूना आपकी जो कोशिका झिल्ली है, उसी की तरह क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता है, एक नेटवर्क यानी जाल सा होता है मुना, उसी को अपने क्या कहते हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है जी। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? तो आप बोलोगे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है इनसाइड सेल। कोशिका के अंदर क्या होता है जी? आप बोलोगे क्या होता है? जाल होता है, एक जाल होता है, नेटवर्क होता है किसका? मेम्ब्रेन्स का, यानी झिल्लियां पाई जाती है इस तरीके से नेटवर्क के रूप में जी। ठीक है, तो वही क्या होगी? नेटवर्क के रूप में ऐसी झिल्लियां पाई जाती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं जी? अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है जी। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी यदि बात करें तो क्या होती है मुना? अब्सेंट, और यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? तो प्रेजेंट होती है जी। ठीक है, फिर डिस्कवरी की बात करें, देखो इसकी डिस्कवरी यानी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप बोलोगे जी पोर्टर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा? तो क्या बताओगे? पोर्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पोर्टर के द्वारा भी। ठीक है, अच्छा ये आप बोलोगे जी देखो ये कितने टाइप की होती है? अच्छा कितने टाइप की होती है? तो आप बोलोगे जी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, देखो अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे जी एक तो होता है कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, यानी खुरदरी। देखो एक सेकंड में आपको बताता हूं। देखो एक तो कौन सा हो गया मुना? तो आप बोलोगे जी एक तो होगी कौन सी? खुरदरी, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरी आपकी कौन सी होगी? तो आप बोलोगे जी क्या? स्मूथ, स्मूथ यानी चिकनी। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पे दो टाइप की होगी अपनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन कौन सी? तो आप बोलोगे जी रफ यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जी, और दूसरी कौन सी? स्मूथ यानी चिकनी। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या होता है जी इनके अंदर? देखो सबसे पहले यदि डिफरेंस बात करें तो आप बोलोगे जी इसकी जो सतह होती है ना, इसकी जो सतह होती है वहां पे राइबोसोम के कण क्या होते हैं जी? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। जबकि चिकनी पे बात करें तो आप बोलोगे जो राइबोसोम के कण होते हैं वो क्या होते हैं ना? प्रेजेंट मत लिखना, यहाँ पे क्या होना? एब्सेंट होते हैं जी। क्या होते हैं? एब्सेंट। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, तो क्या होते हैं? राइबोसोम के कण क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो खुरदरी पे तो राइबोसोम के कण क्या होते हैं जी? प्रेजेंट, और चिकने पे क्या होते हैं जी? एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें, देखो ये जो है ना ये कहां पे किसके नजदीक पाई जाती है? तो आप बोलोगे जो न्यूक्लियस जो होता है ना केंद्रक, उसके जो नजदीक पाई जाती है वो तो कौन सी होती है जी? रफ यानी खुरदरी होती है। अच्छा दूसरा यदि बात करें जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली होती है ना मुना, उसके नजदीक जो पाई जाती है वो कौन सी होती है जी? स्मूथ। वो कौन सी होती है? स्मूथ। ठीक है, बात क्लियर है। जो केंद्रक के नजदीक होती हैं वो तो मुना कौन सी होती हैं? आप बोलोगे जी रफ यानी खुरदरी होती हैं, और जो कोशिका झिल्ली के नजदीक होती है वो कौन सी होती है? स्मूथ यानी चिकनी होती है जी। ठीक है, अच्छा ये क्या होती है मुना? ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती है जी, ज्यादा स्टेबल होती हैं। और ये क्या होती है? तो आप बोलोगे लेस स्टेबल होती है, यानी कम स्टेबल होती हैं जी। ठीक है, ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट यदि बात करें, देखो अब आप बोलोगे जी देखो राइबोसोम का काम मैंने आपको क्या बताया था? प्रोटीन निर्माण का, इसलिए प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहते हैं जी। पहली स्लाइड में बात कर चुके हैं जी। ठीक है, अच्छा इसीलिए इसका काम क्या होता है जी? देखो अब इसकी सतह पे क्या होते हैं? राइबोसोम के कण प्रेजेंट होते हैं जी, इसलिए इसका काम क्या होता है? तो आप बोलोगे जी ये सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं भी? प्रोटीन मेकिंग में, यानी प्रोटीन निर्माण करने में या उसका संश्लेषण करने में, सिंथेसिस में सहयोग करती हैं जी। ठीक है, कौन सी? खुरदरी। अच्छा चिकनी यदि बात करें तो आप बोलोगे जी यहाँ पे राइबोसोम के कण तो प्रेजेंट होते ही नहीं है जी, तो ये किसमें सहायता करती है? तो आप बोलोगे जी क्या? लिपिड्स यानी वसा और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में, यानी आप बोलोगे वसा और स्टेरॉइड के संश्लेषण में क्या करती हैं जी? सहायता करती हैं। कौन सी? अपनी स्मूथ। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों की अपने बात कर चुके हैं जी। क्या क्या काम होता है वो भी अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आप बोलोगे जी क्या होता है? मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, फिर अपने बात करें इसकी खोज किसके द्वारा? पोर्टर जी के द्वारा की गई थी जी। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक तो रफ और दूसरा स्मूथ। ठीक है, रफ क्या काम करती है? तो आप बोलोगे इसकी सतह पर जो राइबोसोम के कण क्या होते हैं? प्रेजेंट, इसलिए क्या होती है? हेल्पफुल होती है किसमें? प्रोटीन निर्माण में जी। और यहाँ पे राइबोसोम के कण क्या होते हैं जी? एब्सेंट होते हैं स्मूथ पे, तो इसलिए किसमें सहायता करती है? वसा और स्टेरॉइड्स के निर्माण में सहायता करती है जी। फिर ये किसके नजदीक होती है जी? रफ, तो आप बोलोगे जी न्यूक्लियस के नजदीक होती है। और ये किसके नजदीक स्थित होती है? तो आप बोलोगे जी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नजदीक जी। ये ज्यादा स्टेबल होती है मुना रफ, और जो स्मूथ होती है वो क्या होती है? लेस स्टेबल होती है।
ठीक है, बात क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते हैं। और इसे है ना आप एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं मुना? स्केलेटन कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है भाई। कंकाल तंत्र यदि आपसे पूछ ले कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहेंगे भी, तो ये कैसे कहते हैं? रफ नहीं, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं मुना, अंतःप्रद्रवी जालिका को, अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं जी, ठीक है। चाहे वो क्या हो, आप बोलोगे जी रफ हो चाहे स्मूथ हो, दोनों को ही, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं मुना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र। अरे क्या होता है मुना? नेटवर्क सा होता है एक, झिल्लियों का क्या होता है? नेटवर्क। और अपनी जो स्केलेटन सिस्टम होता है वहां पे भी क्या होता है? हड्डियों का एक नेटवर्क होता है जी। इसीलिए क्या कह देते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं इसकी, यानी क्या कह देते हैं इसे? तो आप बोलोगे स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल भी कह देते हैं, किसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े भी, आगे चलते हैं जी, अगले कोशिकांग पे बात करते हैं। देखो अगला सेल ऑर्गन है जी अपना कौन सा? ये है जी माइक्रो बॉडीज या माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है, माइक्रो बॉडीज या माइक्रोट्यूबुल्स जी। देखो यहां पे बात करें जी, ठीक है। देखो अब आप सबसे पहले बोलोगे जी इसका निर्माण किससे होता है? जो अपनी सूक्ष्म नलिकाएं या सूक्ष्म कायें हैं उनका निर्माण किससे होता है? तो आप बोलोगे जी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ क्या? ईआर एंड गोल्जी बॉडीज, यानी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो और साथ में गोल्जी बॉडीज हैं वो, उन दोनों के टूटने से किसका निर्माण होता है जी? माइक्रो बॉडीज या फिर माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लाइसोसोम का यदि निर्माण आपसे पूछ ले तो किसके द्वारा? तो आप बोलोगे जी किसके द्वारा? गोल्जी बॉडीज के टूटने से होता है जी, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो बना है ना, आप बोलोगे जी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो क्या होती है? अब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? तो आप बोलोगे जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है जी? अब्सेंट। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइप की होती है? तो आप बोलोगे जी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? तो आप बोलोगे जी स्फेरोसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स और तीसरा क्या? पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। कौन कौन सी होती है? तो आप क्या बताओगे? स्फेरोसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। अब ये किस किस में पाई जाती हैं जी? देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो देखो स्टार्टिंग वाले जो दो है ना मुना, स्फेरोसोम्स और क्या? ग्लाइओक्सिसोम्स, ये दोनों के दोनों मुना प्लांट सेल में तो पाई जाती हैं, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है? अब्सेंट होती है जी। एनिमल सेल में क्या होती है? पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? अब्सेंट। यानी स्फेरोसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स की बात करें तो वो प्लांट सेल में पाई जाती हैं और एनिमल सेल में क्या होती हैं? अब्सेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, यदि बात करो किसकी? पेरोक्सिसोम्स की, तो वो मुना प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होती है? अब्सेंट होती है। और एनिमल सेल में क्या होती है? प्रेजेंट। अब बात क्लियर है सभी को? यानी स्फेरोसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स की बात करें तो वो केवल किस में पाई जाती है मुना? प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होती है जी? अब्सेंट होती है। जबकि पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, बल्कि किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। खोज मैंने आपको बता रखा है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान आप यदि याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी। देखो अब मैंने ये चीज आपको बताया था, देखो लाइसोसोम का काम क्या बताया था मैंने? तो आप बोलोगे जी लाइसोसोम का काम क्या बताया था? लाइसोसोम क्या काम करता है? देखो आप बोलोगे जी लाइसोसोम्स जो है वो इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है, यानी अंतरकोशिकीय पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है मुना अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसीलिए अब आपको मैंने बताया था जो प्लांट सेल होती है ना, यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं वहां पे लाइसोसोम्स की संख्या क्या होती है मुना? कम होती है। तो वहां पे फिर इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम कौन करता है? यानी अंतरकोशिकीय पाचन का काम कौन करेगा जी? तो आप बोलोगे जी वहां पे इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है कौन? स्फेरोसोम्स करते हैं जी। कौन करते हैं? स्फेरोसोम्स करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यानी प्लांट सेल में इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम कौन करेगा? स्फेरोसोम्स करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्फेरोसोम्स को कहते हैं जी प्लांट सेल का लाइसोसोम भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुना, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछ ले कि प्लांट सेल का लाइसोसोम किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जी किसे कहते हैं? स्फेरोसोम्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि आप बोलोगे जी लाइसोसोम क्या काम करता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है, अंतरकोशिकीय पाचन का काम करता है जी। और प्लांट सेल्स के अंदर इनकी संख्या कम होती है, तो वहां पे इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम कौन करेगा मुना? तो आप बोलोगे जी स्फेरोसोम्स करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्लांट सेल का क्या? लाइसोसोम कहा जाता है जी, ठीक है। बात क्लियर है? दूसरा मुना ग्लाइओक्सिसोम्स की काम की यदि बात करें तो ये क्या काम करता है मुना? बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। बीटा ऑक्सीडेशन का काम मतलब आप बोलोगे जो फैट होती है ना, फैट उसको किस में चेंज कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या होता है, जो प्लांट सेल के अंदर जो भी आप बोलोगे जो फैट वगैरह है उसको किस में चेंज करता रहता है? ये कार्बोहाइड्रेट में। किस में? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जी प्लांट सेल के अंदर वजन किस रूप में स्टोर रहता है?
तो आप बोलोगे जी स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर यदि आपसे पूछ ले तो एनिमल सेल में यदि आपसे पूछ रहे तो आप क्या बताओगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है अभी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। बात क्लियर है। चलो आगे अपने बात करें मुना, पेरोक्सिसोम्स का काम क्या होता है अभी, तो आप बोलोगे जी ये क्या काम करता है, जो प्रोटीन होती है ना प्रोटीन, उसको किस में कन्वर्ट करता रहता है, एमिनो एसिड्स के अंदर। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं पेरोक्सिसोम्स किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर ही होता है जी, प्लांट सेल में ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या आप बताओगे, ये जो पेरोक्सिसोम्स है ये एनिमल सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको किस में कन्वर्ट करता रहता है जी, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता रहता है। किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड्स में जी, ठीक है। बात क्लियर है। तो माइक्रोबॉडीज या माइक्रोट्यूबुल्स की बात करें तो आपको मैंने बता दिया जी, माइक्रोबॉडीज या माइक्रोट्यूबुल्स की बात करें तो किससे ब्रेकडाउन से बनती हैं जी, यानी अंतःपद्रवी जालिका और गोल्जी कॉइल के ब्रेकडाउन से बनती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, कितने टाइप की, 3, स्फेरोसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स और पेरोक्सिसोम्स जी। स्फेरोसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स की बात करें तो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती जी। जबकि पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो ये प्लांट सेल में नहीं होती बल्कि किस में होती है, एनिमल सेल में होती है। इसका काम क्या होता है स्फेरोसोम्स का, तो आप बोलोगे जी प्लांट सेल के अंदर क्या, इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाना, अंतरकोशिकीय पाचन करवाना जी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लांट सेल का लाइसोसोम भी कहते हैं जी। जबकि ग्लाइओक्सिसोम का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है प्लांट में, यानी क्या करता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है जी। और जो आपका क्या पेरोक्सिसोम्स है ना, वो क्या काम करता है जी, तो आप बोलोगे जी एनिमल सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है अभी, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, क्लियर है जी। चलो एक और देख लेते हैं जी अपने, देखो नेक्स्ट बात करते हैं जी वैक्यूल्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका की बात करते हैं जी। देखो वैक्यूल्स की बात करते हैं, रिक्तिका। हाँ एक और बात कर लेते हैं जी आज अपने, ठीक है। फिर अपने एक दो और बचेंगे जी, वो अपने कल बात कर लेंगे, ठीक है। चलो अब अपने बात करें जी वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी देखो ये क्या होता है, एक प्रकार का एम्प्टी स्पेस होता है मुना, खाली स्थान होता है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है एक प्रकार का, ये देखो जी यहाँ पे क्या होते हैं, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस पड़ा रहता है जी, एक प्रकार का खाली स्थान पड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा वो खाली स्थान क्या काम आता है, तो स्टोरेज के काम आता है जी। किसका स्टोर करता है, तो आप बोलोगे जो वाटर हो गया, या आप बोलोगे न्यूट्रेंट्स हो गए या मिनरल्स हो गए, यानी पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उन सभी का क्या करता रहता है जी, स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। स्टोरेज कहाँ पे होता है, वैक्यूल्स के अंदर। कहाँ पे होता है, वैक्यूल्स के अंदर यानी रिक्तिका के अंदर होता है। खाली स्थान है जी, वहां पे क्या होता रहता है, स्टोरेज होता रहता है, वाटर वगैरह का, आपके न्यूट्रिएंट्स का, या फिर आप बोलोगे जी किसका, मिनरल्स वगैरह का, ठीक है। अच्छा अच्छा और क्या कहते हैं इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉकेट ऑफ सेल। क्या कहते हैं भाई, पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है जी। किसे कहते हैं, वैक्यूल्स को, रिक्तिका को क्या कहते हैं, पॉकेट्स ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता रहता है मुना, खाली स्थान है और जगह आप स्टोर करता रहता है जी, किसका, आप बोलोगे वाटर वगैरह का, इसीलिए क्या कह देते हैं इसे, पॉकेट ऑफ सेल्स भी कह देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने बात करें, देखो मुना ये लार्ज, ये क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर तो मुना क्या होते हैं, बड़ी होती है जी। वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर तो क्या होती हैं, बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अमीबा जो होता है ना मुना, अमीबा, अमीबा यदि बात करें तो उसके अंदर वैक्यूल्स काम करते हैं जी। किसका काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आप बोलोगे जी अमीबा के अंदर डाइजेशन का काम कौन करता है, तो आप क्या बताओगे, वैक्यूल्स करते हैं जी। कौन करते हैं, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका करती है, ठीक है। यानी अमीबा में खाना पचाने का काम करती है जी, ये खाना पचाने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है जी। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं मुना, इमेच्योर जो होते हैं ना सेल, यानी अविकसित जो सेल होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। जबकि जो मैच्योर सेल हो जाता है ना, उसमें आप बोलोगे जी साइज में तो क्या हो जाते हैं, देखो उसमें आप बोलोगे साइज में तो क्या हो जाते हैं वो बड़े, लेकिन संख्या में क्या हो जाते हैं, कम। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है उसमें साइज में तो क्या होते जाते हैं जी, वैक्यूल्स बड़े होते जाते हैं, और संख्या में क्या होते जाते हैं, तो आप बोलोगे जी कम होते जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें तो अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है जी, वैक्यूल्स के चारों ओर का जो मेम्ब्रेन होती है, देखो आप बोलोगे जी रिक्तिका के चारों ओर का ये जो आवरण आप देख रहे हो, ये देखो है ना, ये जो आवरण आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो जी, ये जो आवरण आप देख रहे हो ना, ये क्या कहलाता है मुना, तो आप बोलोगे जी इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, इसे अपने क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। यदि आपसे पूछ ले कि रिक्तिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, टोनोप्लास्ट कहलाता है। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है रिक्तिका के बारे में। तो मैं दोबारा बताऊं आपको क्या होता है जी, एक प्रकार का एम्प्टी स्पेस होता है, यानी खाली स्थान होता है जहां पे पानी
और जो अपने पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, उनका क्या होता रहता है जी, स्टोरेज। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, पॉकेट ऑफ सेल भी कह देते हैं जी। और ये जो यदि बात करें तो क्या प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लार्जर यानी थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं जी। अच्छा, फिर यदि बात करें अमीबा में, ये मेन काम करता है जी, क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। किसका काम करता है, डाइजेशन का। फिर अपने बात करें मुना इमेच्योर सेल जो होती हैं उनमें क्या होते हैं जी, साइज में छोटे होते हैं और संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है वहां पे साइज में क्या होते जाते हैं जी, बड़े, और संख्या में क्या होते जाते हैं, कम। ठीक है, बात क्लियर है अभी। अच्छा, इसका जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है जी, टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे अपने क्या कहते हैं जी, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो आज अपने मुना सेल ऑर्गेनली कुछ एक पढ़े हैं, आगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़ लिया, राइबोसोम्स पढ़ लिया, ठीक है ना। और आप बोलोगे जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बात कर ली, वैक्यूल्स की बात कर ली, तो कई अपने सेल ऑर्गेनली पढ़े हैं। अब अपने थोड़े बहुत और बचे हैं, गोल्जी बॉडीज बचा है आपका। आप बोलोगे जी क्या, एक जो अपने जो प्लाटिड्स हैं यानी लवक हैं वो बचे हैं, साथ में अपने थोड़ा सा सेंट्रोसोम की बात कर लेंगे जी। ठीक है, और आपका जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन किस तरीके से होता है जी, वहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें कर लेंगे। ठीक है, जैसे मायोसिस है, मिटोसिस है, वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एमिटोसिस है, वो सारी बातें अपने करेंगे जी अगली क्लास में। तो साइंस के लिए यदि मैं आपसे बोलूं कि देखो रेलवे ग्रुप डी के अंदर अच्छा खासा वेटेज है जी। रेलवे ग्रुप डी की देखो सिलेबस की बात करें अपने, तो मुना आप सबको पता होगा जी, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आप सभी ने देखा होगा, देखो 32,000 के समथिंग पोस्ट है, 32,000 समथिंग पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि अपने बात करें ना मुना, तो मैथ आता है जी कितने नंबर का, मैथ आएगा आपका 25 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, तो आप बोलोगे जी रीजनिंग आएगी कहाँ, कितने नंबर की, 30 नंबर का वेटेज रहता है रीजनिंग का जी। ठीक है, और साइंस कितने नंबर का वेटेज रहेगा, तो आप बोलोगे जी साइंस का वेटेज रहेगा 25 नंबर यानी 25 नंबर का रहेगा जी। ठीक है, और लास्ट यदि अपने बात करें तो क्या, तो करंट अफेयर और साथ में अपने क्या बात करें, करंट अफेयर एंड जीएस की बात करें, ठीक है ना, जनरल स्टडी जो भी है, तो उस वो कितना वेटेज रहेगा, तो आप बोलोगे 20 नंबर का वेटेज रहेगा। टोटल अपना 100 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर होगा जी। अच्छा, यहाँ पे ना मुना थोड़ा सा अपने जैसे है ना जोन वगैरह जो सिलेक्ट करते हो तो वो थोड़ा सा समझदारी से करना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं बच्चे जो होते हैं उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें ये नहीं होता कि अपने भाई आसपास मिले या फिर नजदीक में मिले, वो थोड़ा जरूरी नहीं होता कि कई बच्चों के लिए। तो जोन वगैरह ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको खास तौर पे गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे क्या काम करें, जोन वगैरह थोड़ा सा समझदारी से सिलेक्ट करें, जैसे अपने कहाँ पे पोस्ट वगैरह ज्यादा है, साथ में पिछले साल की कट ऑफ वगैरह वो कौन सी कम कहाँ पे कम जाती है, जैसे सिकंदराबाद है या फिर आप गुवाहाटी वगैरह यदि आप वहाँ पे लगाते हो तो वहाँ पे कट ऑफ वगैरह क्या जाती है मुना, कम जाती है। ऐसे गुजरात में जैसे अहमदाबाद है, ये कुछ एक जोन है जी, वहाँ पे सिलेक्टेड जोन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा देख के, जिनको सिर्फ यही है रिक्वायरमेंट कि अपने को अब की बार जॉब चाहिए ही चाहिए जी रेलवे के अंदर, ठीक है, तो वो मुना क्या, और ये मत मानना जी रेलवे ग्रुप डी की भाई ऐसी जॉब है। आप बोलोगे 8वां वेतनमान जब लग रहा है ना, 8वां वेतन आयोग, सॉरी, ठीक है, 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो इसकी सैलरी वगैरह भी क्या हो जाएगी, 40 से ऊपर हो जाएगी करीबन, ठीक है ना, 40,000 से ऊपर हो जाएगी आपकी। तो इसलिए जॉब अच्छी है ये, और 32,000 के समथिंग पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको टफ कंपटीशन मिलने वाला होना। 32,000 पोस्ट है तो फॉर्म भी वो खूब भरे जाएंगे, करीबन 20-30 लाख से तो ऊपर मान के ही चलो, आप ज्यादा ही भरे जाएंगे जी। तो वहाँ पे कंपटीशन, अब सारे ना मानो आप कैंडिडेट सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि 2 लाख सीरियस कैंडिडेट मिलेंगे आपको। अब वो 2 लाख सीरियस कैंडिडेट है, उसमें आपको कंपटीशन करना है जी, तो कंपटीशन करना है तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। और अच्छी तैयारी के लिए देखो मैं आपको 2 चीजों की गारंटी दे सकता हूँ जी, इस चैनल पे अपने बात करें तो जो 2 चीज मैं आपको लिखवा के दे सकता हूं, आप बोल सकते हो जी क्या, एक तो मैथमेटिक्स 25 नंबर का और दूसरा साइंस, ये दोनों मुना अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपके जो 50 नंबर है ना, 50 में से आप, मैं तो चाहता हूं कि आपके 50 में से 50 आउट ऑफ 50 आए जी, लेकिन 1-2 नंबर जो एग्जाम हॉल का फर्क होता है, अपने यहाँ पे झूठ बोल सकते हैं जी, एग्जाम हॉल का फर्क होता है थोड़ा सा, तो 1-2 नंबर खो जाते हैं जी ऊपर नीचे। तो लेकिन आप ये मान के चलो, देखो ये 3 जो सब्जेक्ट ऐसे मुना 25, 25 और 30 यानी टोटल 80 नंबर हो गए। यहाँ पे जब भी आपका वेटेज 70 और 75 के आसपास आ जाएगा, 70 to 75 के आसपास आ जाएगा, तो थोड़े से आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर आप यदि यहाँ पे खींच लेते हो मुना करंट अफेयर और जीएस के अंदर, तो आप कौन सी सेफ जोन में चले जाते हो, 80 के समथिंग आपका सेफ जोन है जी, ठीक है, सेफ जोन। और यदि जोन वगैरह भी अच्छे से सिलेक्ट करें तो 80 नंबर में आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया, देखो ये तीनों चीजें बहुत शानदार तरीके से आपको करनी पड़ेंगी, और उनमें से 2 चीजें मैं आपको इसी चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल पे अपना कंप्लीट कराऊंगा, आपको कंप्लीट आपको साइंस कराऊंगा, कंप्लीट आपको मैथ कराऊंगा, ठीक है, और दोनों में अच्छे लेवल की बात करेंगे। ये नहीं कि अपना ऊपर ऊपर का थोड़ा सा कराया जी और वो हो गया, जैसे ऑफलाइन कई कोचिंग्स में होता है जी, ऑफलाइन में क्या होता है, टारगेट दिए जाते हैं, टीचर्स की गलती नहीं होती है। देखो आज के टाइम पे यदि बात करें मुन्ना, ये सब प्लेटफॉर्म है, और जो सारे टीचर्स अच्छे होते हैं
और वो सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड वगैरह दिया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ की चिंता न करें, अपने यूट्यूब चैनल पे अपने है ना मुना मोर देन सफिशिएंट आपको बताने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर ये जो क्लासेज यदि आप ले लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी कि ये जो आपके 50 नंबर है उसमें से आप 45 प्लस अबोव लेके ही आओगे, 45 प्लस अबोव लेके आओगे। और यदि यहाँ से 45 प्लस आपके आ गए तो आप बोलोगे जी रीजनिंग के 30 नंबर बहुत आसान होते हैं, यहाँ से 75 नंबर यदि यहाँ पे आ गए, 10 नंबर वहाँ पे आ गए, तो आपकी बात बन जाती है जी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। मैं भी आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करूंगा, थोड़ा सा है ना नाइट के टाइम पे जैसे बनाते हैं या फिर सुबह के टाइम पे, जब भी अपने को टाइम मिलेगा मुना ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाना होता है, कहीं पे कुछ करना होता है, काम वगैरह होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा कि नाइट के टाइम पे बनाए चाहे सुबह के टाइम पे बनाए, कभी भी बनाए, आपके लिए लगातार वीडियोज में डाल भी रहा हूँ साथ साथ में। जैसे अपने नंबर सिस्टम डाल दिया पूरा, 11 क्लासेज एक प्लेलिस्ट बना दी जी उसकी, ऐसे ही मुना इंडिसेज सर्च की एक प्लेलिस्ट बना दी आपकी। और अब अपने अर्थमेटिक्स स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैथमेटिक्स में। ऐसे ही मुना साइंस की यदि बात करें तो साइंस में भी कंप्लीट बायोलॉजी आपको मिलेगी, कंप्लीट क्या मिलेगी आप बोलोगे जी केमिस्ट्री करवाएंगे और कंप्लीट फिजिक्स करवाएंगे आपको, ठीक है। बात क्लियर है। और ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो देखो अपने को इंग्लिश की क्लासेस वगैरह ग्रुप डी वगैरह के लिए डाल लें। देखो अब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, देखो अब वो जो आपने इंग्लिश करवा रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसके लिए मुना आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। देखो बच्चों से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तो अपने एसएससी सीजीएल वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे लेवल की करना, लेकिन ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई सीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे इंग्लिश मोर देन सफिशिएंट है, तो वो वीडियो भी अपने डाल रहे हैं जी, ठीक है। क्योंकि मेरे को किसी ऐप में पढ़ाना पड़ रहा है तो वहाँ पे अपने इंग्लिश की वीडियो साथ साथ में यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड कर देते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपना चैनल, जो आप बोलोगे जी ऐप वगैरह खरीदने के पैसे वैसे थोड़े से कम होते हैं, अब सभी के घर में मतलब प्रॉपर तो चीज़ें नहीं होती जी, तो इसलिए साथ साथ में इंग्लिश वगैरह भी डाल देते हैं जी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके ये नंबर कहीं नहीं जाने वाले जी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी।